तो कौन है निशांत और हिमांशु? इस सवाल ने काफ़ी परेशान किया ना तुम लोगों को। आई नो। जब मैंने एक कहानी अपनी माँ को सुनाई थी ना, तो वो भी मैं उन्हें ऐसे एक पार्ट सुना के चली गई थी एंड शी सेड ऐसा है, लौट कर आ और मुझे सुना कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली एंड हु आर दीज गाइस। तो उस दिन उन्हें सुनाया था, आज तुम्हें सुनाती हूँ। उससे पहले हाय गाइस, दिस इज़ योर होस्ट कम दोस्त खुशी एंड आई एम बैक विथ पार्ट 2 ऑफ जो भी नाम था इस कहानी का मैं भूल चुकी हूँ, थोड़ी बीमार भी हूँ। तो अपने कानों में प्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ और बताती हूँ इस कहानी का राज। तो हमने पहले पार्ट में देखा था कि 2 लड़कियां हैं, सुनिधि और नैना, जो अपने आर्मी मैन जो उनके पेरेंट्स हैं, एक्चुअली उनके फादर्स हैं, उनसे छुपकर एक दूसरे शहर आते हैं कैंप के लिए। वहाँ उनके फ़ोन पे एक ऐड आता है एक अपार्टमेंट में रहने के लिए। वहाँ जाती हैं, अपार्टमेंट पसंद आ जाता है, वहाँ रहती हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि ऐसा लगता है कि कोई उन्हें स्टॉक कर रहा है। बाद में समझ आता है कि वो दोनों उनके अपार्टमेंट नेबर्स ही थे एंड समहाउ दे फेल इन लव विद द बॉयज़। पर हमने कहानी छोड़ी थी जब निशांत और हिमांशु को नैना और सुनिधि ने उस अपार्टमेंट में से आते हुए देखा था, जो अपार्टमेंट ना तो उनका था, उल्टा उसमें से उन्हें हमेशा आवाज़ आती रहती थी कुछ ना कुछ। तो क्या था इस राज का पर्दा? चलो उठाती हूँ। जब नैना और सुनिधि ने हिमांशु और निशांत को उस कमरे में से निकलते हुए देखा, तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये पॉसिबल कैसे था। उस अपार्टमेंट में ना तो वो रहते थे और वो करने क्या जा रहे थे उस अपार्टमेंट में। दोनों ने ही पहले सोचा कि एक बार हम उनसे पूछते हैं। अगले दिन जब हिमांशु और निशांत से वो मिलने गई, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे बगल वाले अपार्टमेंट में कोई रहता है क्या? तो उन्होंने कहा, अरे नहीं, वो तो लॉक ही रहता है, वहाँ कौन रहेगा। फिर नैना और सुनिधि ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अगला सवाल किया, तुम जानते हो वहाँ कौन रहता था, या तुम्हारे किसी जानने वाले का है वो अपार्टमेंट? दोनों ने मना कर दिया। तो नैना और सुनिधि को समझ आया कि कुछ तो बात थी जो ये दोनों छुपा रहे थे, कुछ तो सवाल थे, पर उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ उनसे पूछने पर शायद वो ना बताएं, तो सोचा कि पहले वो खुद ही जाके चेक कर लें। सुनिधि और नैना को आता था ताले खोलना, क्योंकि उनके पापा उन्हें कई बार सज़ा के तौर पे ग्राउंडेड कर देते थे, यानी कि अपने कमरों में बंद। पर वो कैसे ना कैसे नैना जो थी वो ताला खोल दिया करती थी। तो उसने जैसे तैसे, जैसे उसने अपने रूम के ताले खोले थे, उसने इस रूम का भी, इस अपार्टमेंट का जो लॉक था वो खोला और अंदर उन्होंने अपनी फ्लैश लाइट ऑन की, ना कि अपार्टमेंट वाली लाइट। फ्लैश लाइट ऑन करने पर उनके सामने 2 आदमी थे। दोनों ही बंधे हुए थे, उनके मुंह पर टेप लगा हुआ था। और ये देखने के बाद नैना और सुनिधि एकदम से चौंक गए कि आखिर 2 लोगों को हिमांशु निशांत ने किडनैप क्यों किया था और वो कर क्या रहे थे, कौन है वो लोग। अचानक से उनकी जिंदगी में आना, एक हीरोइक एंट्री लेना, क्या ये सब एक प्लान का हिस्सा था? और था भी तो उनसे रिलेटेड कैसे था? वो तो इस सिटी में, इस शहर में पहली बार आई थी, ना वो उन्हें पहले से जानती थी, ना कभी उनका कोई ताल्लुक रहा था। वो दोनों अपने फ्लैश लाइट उन दोनों, जो भी वो लोग थे, उनके चेहरे पर मारती हैं तो उनकी आंखें झटपटाती हैं। उनके पास जाती हैं और उन्हें चुप रहना, बोलना मत, ये कहकर वो उनका जो टेप था मुंह पर उसको हटाती हैं। टेप हटाने पर वो लोग बोलते हैं, ये लोग बहुत गलत है, तुम यहाँ से चले जाओ। हम वो लोग हैं जो तुम्हारे पापा ने तुम पर नज़र रखने के लिए हमें हायर किया था, क्योंकि उन्हें जब पता चला कि तुम दूसरे सिटी में हो तो तुम्हारी टेंशन थी उन्हें, पता नहीं किसी तो थ्रेट से, इसी वजह से उन्होंने हमें भेजा। लेकिन इन लड़कों ने हमें पहले ही दिन किडनैप करके इस अपार्टमेंट में बंद कर दिया। हर रोज़ ये लोग आते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स से हमारी बात करवाते हैं और हमें ज़बरन सब ठीक है कहना पड़ता है। इसलिए तुम यहाँ से जाओ, अपने पेरेंट्स को सब बात बताओ। लेकिन उसका इतना कहना ही था कि अपार्टमेंट की
लाइट्स ऑन होती हैं और हिमांशु निशांत नैना और सुनिधि को देख लेते हैं उन दोनों आदमियों से बात करते हुए। नैना और सुनिधि दोनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन हिमांशु नैना का हाथ पकड़ता है और कहता है, कुछ भी सोचने, कुछ भी समझने से पहले एक बार हमारी बात सुन लो। लेकिन तुम सोचो, अगर तुम ऐसी किसी सिचुएशन में होगे तो क्या तुम उस इंसान से बात भी करना पसंद करोगे जो तुम्हें धोखा दे रहा था, जिसने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई थी? और आखिर थे कौन ये? नैना एक बार को जाने लगी, लेकिन सुनिधि जानना चाहती थी कि आखिर बात क्या थी, थे कौन ये दोनों। और वैसे भी इतना बड़ा अपार्टमेंट था, अगर वो कुछ भी गलत करते तो वो चीखती चिल्लाती, कुछ तो करती। ये सोचकर सुनिधि ने कहा, बताओ हमें आखिर बात क्या है। तो हिमांशु निशांत वापस से उस आदमी के चेहरे पर वो टेप लगाकर उन्हें अपने अपार्टमेंट में लेके आते हैं। नैना हालांकि दरवाजे के बहुत पास खड़ी थी कि इन्होंने कुछ भी गलत किया तो मैं यहाँ से भागूंगी और सुनिधि तू भी मेरे साथ चलना। बट उन्हें जानना था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था, और इतने बड़े अपार्टमेंट में किसी को पता नहीं चल रहा था कि एक दो इंसान ऐसे इस कमरे में बंद है, तुम इन्हें लाए होगे, आखिर चल क्या रहा है। हजारों सवाल थे दोनों के दिमाग में। फिर निशांत ने अपनी बात कही, तुम हमें नहीं जानती हो, लेकिन हम तुम पर बहुत वक्त से नजर रखे हुए थे। ना मेरा नाम निशांत है, ना इसका नाम हिमांशु है। दरअसल हम एक छोटी सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। हमारा बहुत खुशहाल परिवार था। हमारा पूरा गांव बहुत परिवार की तरह रहता था, एक बड़े से परिवार की तरह। सब एक दूसरे को जानते थे। ज़्यादा लोग नहीं थे हमारे गांव में, यही उसकी खासियत थी। हर कोई एक दूसरे के लिए जान देने के लिए राजी था और हर कोई एक दूसरे के लिए बैक करता था कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन फिर एक दिन कुछ आर्मी वाले आए हमारे गांव में। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को पकड़ लिया, जिनमें से मेरे और हिमांशु के पापा एक ही हैं। हम दोनों दरअसल भाई हैं। और हमारे पापा को भी उन्होंने पकड़ लिया, एक झूठा केस बना दिया और हमारे पूरे उस छोटे से गांव को नक्सलियों का गांव कहला दिया। हमारा एक दिन में पूरा गांव उजड़ गया, सब कुछ खराब हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें असल नक्सलाइट मिले ही नहीं थे। हम तो बहुत पीसफुल कम्युनिटी थे। तुम दोनों के पापा बहुत बड़ी पोजीशन पे थे। हमने उनसे बात की, हमने उन्हें समझाया कि हमारे गांव का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तुम्हारे पापा ने तो ऑर्डर्स दिए थे हमारे इस कम्युनिटी को बर्बाद करने के, वो क्यों सुनते? ना सुनते ही नैना और सुनिधि भड़क गई और बोलने लगी, हमारे पापा के बारे में तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो ऐसा सोच भी नहीं सकते, वो गलत नहीं कर सकते किसी के साथ, ना तुम्हारे साथ ना तुम्हारे परिवार के साथ। तो जाकर हिमांशु और निशांत ने उन्हें कुछ सबूत दिखाए। उनके पापा ने सुसाइड कमिट कर ली थी। इतनी बदनामी होने के बाद, हालांकि गांव में सब एक दूसरे पर भरोसा करते थे, लेकिन खुद की नजरों में गिर गए थे वो कि आखिर मैं ही क्यों, मुझे क्यों पकड़ा। उनका तो कोई लेना देना भी नहीं था, उन्होंने बस रैंडमली पकड़ लिया था। क्योंकि हमारा गांव बहुत छोटा था, लोग ज्यादा जानते भी नहीं थे उसके बारे में, तो उसका होना ना होना शायद किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। हमारा रातों रात पूरा गांव नक्सलियों का गांव बना दिया गया। बहुत दुर्व्यवहार हुआ हमारे साथ। और ना सिर्फ मेरे पापा ने, कुछ लोग और जिन्हें पकड़ा गया था, सब ने सुसाइड कर ली। ये जो बिल्डिंग तुम देख रही हो, ये बिल्डिंग भी हमारे ही गांव के एक आदमी की थी। और जब मैं और निशांत हम बाहर पढ़ रहे थे, जब हम घर गए, हमें बताया गया इस सब के बारे में, तो हमने, जैसे हमारा घर बर्बाद हुआ, जैसे हमारा छोटा सा गांव तुम्हारे पापा ने मिलकर बर्बाद किया, हमने सोचा था कि हम तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनाएंगे। देखा था कि उनकी जान उनके बच्चों में बस रही थी। हमारे पापा भी हमें छोड़कर चले गए, तो सोचा कि उन्हें भी तो पता चले कि आखिर अपने बच्चों को खो देना, उसका डर क्या होता है। पहले हमने उन्हें धमकियां दी कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, लेकिन वो आर्मी वाले थे, वो कहा, उन्हें लगा क्या ही कर पाएगा कोई। लेकिन फिर हमारा असल प्लान शुरू हुआ। हम
पहले से तुम पे नज़र रख रहे थे। जब पता चला कि इस ही शहर में तुम्हारा ये कैंप लगने वाला था, तो हमने वो ऐड तुम्हारे फ़ोन पे खुद भेजा, जिससे तुम इस अपार्टमेंट में आ पाओ, क्योंकि ये अपार्टमेंट और यहाँ रहने वाले सब लोग हमारी ही कम्युनिटी के थे। यहाँ तुम आए भी गनीमत है। उसके बाद तुम्हें प्यार में पड़वाने के लिए हमें हमारे ही कम्युनिटी के कुछ लोगों को उस दिन तुम्हारे पीछे लाना पड़ा, जिससे कि तुम्हें लगा कि हमने तुम्हें बचाया है, लेकिन हमने तो तुम्हें फंसाया था और तुम फंस भी गई, कमज़ोर जो थी, वल्नरेबल। पर धीरे धीरे सब में न जाने कैसे हमें भी तुमसे प्यार हो गया। इसलिए चाहकर भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तुम्हारे बाप को नहीं पता ये बात। इसीलिए हर दिन पहले उन लोगों से अभी तक तुम्हारी अच्छी फीडबैक दी है। उन्हें तो पहले ही दिन पकड़ लिया था हमने। जानते थे कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए किसी ना किसी को तो भेजेगा ही। खुदा नहीं सकता था, क्योंकि उस पर और भी जिम्मेदारियां थी। उसने अपने बेस्ट लोग भेजे थे। उनके काले कारनामों में ये लोग आते हैं और इन्हें तो हम तड़पा तड़पा कर मारेंगे। आखिर यही तो है उन लोगों में शामिल जो हमारे पापा को लेकर गए थे, तो इनको तो छोड़ भी नहीं सकते हैं। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें चाहकर भी हर्ट नहीं कर पाएंगे। नैना और सुनिधि ये सब सुनते हुए वो सारे सबूत देख रहे थे जो उन्होंने दिखाए थे, और उन सबूतों के हिसाब से उनके पापा गलत थे। उनके जो मन में उनका आइडियलिज्म था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया कि आखिर उन्होंने अपने पैसे और स्वार्थ के लिए किसी और का घर बर्बाद कर दिया। इतनी छोटी सोच। और आखिर इंसान ऐसा ही करता है, जिसके पास जितना पैसा उसे लगता है उसके पास उतनी ही पावर होती है। फिर किसी और की ज़िंदगी हम उसका मूल लगाने लगते हैं, पर ज़िंदगी का भला कोई मूल होता है? नहीं। उन लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए, जब उन्हें कोई और नक्सलाइट जो उन्हें पकड़ने थे नहीं मिले, उन्होंने इस बेचारे छोटे से प्यारे से गांव को तबाह कर दिया। उन्हें ज़रूर मेडल मिला इस बात के लिए, लेकिन कई लोगों के खून से रंगा था वो मेडल। कैसे जचता उन्हें। फिर उनको हिमांशु निशान ने कहा, तुम जा सकती हो, अभी जाना चाहो तो अभी भी जा सकती हो, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तुम्हारे बाप से बदला ज़रूर लेंगे हम, क्योंकि उसने ऐसा कुछ काम नहीं किया, लेकिन शायद तुम्हारी कोई गलती नहीं थी सब में। हमने चाहा तुम्हें बसाना, हमने चाहा कि हम तुम्हारे बाप की कमज़ोरी पर, दुखती रग पर हाथ रखें, लेकिन शायद ये तो गलत के साथ गलत करने जैसा हो जाएगा। बदला ज़रूर लेंगे हम, लेकिन किसी और तरीके से। तुम जा सकती हो। नैना और सुनिधि अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं, खूब रोते हैं, बिलखते हैं कि आखिर जिस इंसान को उन्होंने पूजा था, जिस इंसान को उन्होंने सब कुछ माना था, एक राइटियस मैन मानते थे वो अपने बाबा को, उस इंसान के बारे में जब इतनी गलत बात पता चली, उन्होंने कुछ और जगह से जब पता लगाया, तो सच कहा था हिमांशु निशान ने, किया था उन्होंने ऐसा। और शायद उनकी धमकियों की वजह से ही काफ़ी दिनों से वो परेशान भी थे। और अब नैना और सुनिधि ने एक ऐसा स्टेप उठाया जो शायद कोई बेटी सोच भी नहीं सकती थी। पर एक बेटी सोचे ना सोचे, एक इंसान जो सच, झूठ, सही, गलत में फ़र्क करना जाने, बिल्कुल सोच सकती है। वो दोनों अगले दिन निशांत और हिमांशु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, प्लान क्या था तुम्हारा? यही कि हमें किडनैप करते और फिर क्या, पैसे मांगते? तो हिमांशु निशांत ने कहा, पैसे नहीं चाहिए हमें चाहिए कि हमारे गांव और हमारे बाबा के नाम पर से जो दाग उन्होंने लगाया था वो हटे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे बाबा की रूह भटके। उन्होंने तो कुछ गलत किया भी नहीं था, फिर भी उनके साथ इतना गलत हुआ, और जो गलत कर रहा है उसे सज़ा मिले। तो नैना कहती है, ठीक है, मिलेगी सज़ा, पर तुम्हारे हिसाब से नहीं। अगले दिन नैना और सुनिधि दोनों के पापा के पास एक वीडियो मैसेज जाता है, जिसमें नैना और सुनिधि दोनों बंधे हुए थे और हिमांशु निशांत ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था। वो दोनों ने सिर्फ एक डिमांड की थी, या तो तुम्हारी बेटियां जाएंगी या फिर तुम अपने सारे काले करतूतों का हिसाब दो। जैसे तैसे करके कुछ
झूठे टॉर्चर करने के बाद नैना और सुनिधि के पापा मान गए। आखिर बाप थे वो, और बाप से भी ज़्यादा जब नैना और सुनिधि की माँ ने वो वीडियोस देखे तो उन्होंने भी सवाल किया उन दोनों से कि आपने गलत क्या किया है जो हमारी बच्चियां भुगत रही हैं। खुद में शर्मिंदा हो गए थे वो, और उनके गुनाहों की सज़ा उनके बच्चे क्यों भुगते। तब जाकर उनकी अकड़ ख़त्म हुई। नैना और सुनिधि ने रो रो कर कई वीडियो, कई फ़ोन कॉल्स, कई सारी बातें हुई, और तब जाकर उन दोनों के पापा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिसमें उन्होंने भी माना कि हाँ, उन्होंने गलतियाँ की, उन्होंने उस गांव को गलत फंसाया, क्योंकि जो मेन नक्सलाइट का गांव था वो मिल ही नहीं रहा था उन्हें। वो लोग रातों रात गायब हो गए थे और बिना उन्हें पकड़े उनके सीने पर एक धब्बा लगने वाला था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस गांव को फंसा दिया जाए। ये पूरे काले करतूत का उन्होंने मीडिया के सामने सब कच्चा चिट्ठा खुद खोला। तब जाकर उन्हें सज़ा भी हुई, और फिर उनके पता चला कि नैना और सुनिधि कभी किडनैप नहीं हुए थे। उस रात नैना ने ही कहा था कि अगर तुम्हें बदला लेना है तो हमसे ना लो, बट हमारी हेल्प ज़रूर लो। वो खुद से बनाते थे वो वीडियोस, खुद से रोते थे ताकि उनके पापा कबूल करें, क्योंकि गलत और सही में से उन्हें सही चुनना था। फिर चाहे गलत की साइड उनके पापा ही क्यों ना थे, उन्हें सही ही चुनना पड़ा। सुनिधि और नैना के पापा को जेल हुई, उनके कर्मों की सज़ा मिली, और हिमांशु और निशांत के फादर के जो सर पे गंदा सा एक नाम लग गया था, एक धब्बा लग गया था, वो मिट गया। कभी कभी लोग अपनी पोजीशन, पैसे, पावर की वजह से बहुत गलत काम करते हैं। उन्हें लगता है कि हर गुनाह की सज़ा नहीं होती। उन्हें लगता है कि शायद हर चीज़ पैसे से तोली जा सकती है, लेकिन कोई है जो तुम्हारा भी हिसाब लिख रहा है। ये तो सिर्फ एक कहानी थी। असल जिंदगी में, असल दुनिया में भी लोग हैं, और तुम्हारा एक एक हिसाब लिखा जा रहा है। कुछ गलत करने से पहले ये ज़रूर सोचना कि किसी किताब में, किसी नाम के आगे एक तुम्हारा भी सेक्शन होगा जहाँ सब गलत सही का हिसाब चल रहा है। तो जो भी गलत करो सोचना, समझना, क्योंकि पैसा और पावर भी तुम्हें नहीं बचा सकते जब ऊपर वाले की लाठी चलती है। एंड बाय द वे, ये कहानी कुछ ऐसी ही थी। हिमांशु, निशांत ऑनेस्ट थे, बस उनका शायद तरीका गलत था, बट उनकी गलती नहीं थी। इसीलिए नैना और सुनिधि ने उनका साथ दिया, भले ही वो अपने पापा के खिलाफ थे। बाद में उन्हें भी एक राइटियस साथी मिला, एक ऐसा साथी जो सही था, जो अपने बदले में उन्हें झोंक नहीं पाया कि वो सच्चा प्यार करने लगे थे उनसे। That's how their story ended. रिवेंज जरूर था, लेकिन फिर भी प्यार भी था। तो कैसी लगी ये कहानी तुम मुझे बताना। शायद मैं कोई पॉइंट मिस आउट कर गई हूँ, क्योंकि लेट मी टेल यू दिस थिंग, कहानी हो गई दैट yesterday only I fell really hard and मैं बेहोश हो गई थी, एंड मुझे नहीं पता था if I'll be able to, मतलब मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें हुई बिहाइंड द सीन्स, बहुत कुछ हुआ। I don't have to go into that, but that was the moment I realized कि यार ज़िंदगी बहुत ऐसी चीज़ है जो आज है, कल ना हो, तुम्हें नहीं पता। तो इसीलिए ज़िंदगी को जितना चाहो, जितना हो सके जियो। हमें नहीं पता कब क्या हो जाए, है ना। सोया बताना मुझे कहानी कैसी थी। रैंकिंग्स में हम थोड़े नीचे चले गए, बता चुके हैं, क्योंकि मैं खुद कहानियाँ नहीं बना पाई थी। भाई मेरा हाथ हाथ में लग गई है, फेस पे लग गया। आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रूजेस नाउ। और वैसे भी क्या बोलते हैं, मुझे पेपर भी देना है, एंड स्टिल यू नो आई एम नॉट इन द कंडीशन। बट मैंने सोचा कि यार बोर हो रही थी मैं, घर वाले अकेले भी नहीं छोड़ रहे थे, घर फिर से बेहोश ना हो जाए, हो जाए, तो दे आर देयर फॉर मी। तो नाउ आई एम फाइन, इट्स ओके। और इसीलिए मैं इंस्टा वगैरह कहीं किसी का कोई रिप्लाई नहीं दे पा रही, बिकॉज आई एम नॉट इन द कंडीशन। जैसे ही ठीक हो तो आई विल बी बैक। ये कहानी सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा था। अ लॉट ऑफ यू थॉट कि उनके पापा जो हैं वो दोनों बंदी बने हुए हैं उस रूम में, सो यू वर रॉन्ग। या दैट्स इट आई गेस। मुझे और कुछ याद भी नहीं आ रहा है दरअसल। हाँ,
अब मैं तुम्हें एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी एंड आई थिंक भाई ऐसा मैंने कुछ नहीं सुना आज तक अपने लाइफ में। आई हैव सीन नंबर ऑफ फियर फाइल्स एपिसोड्स, आई हैव सीन नंबर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। बहुत से रिलेटेड बहुत पॉडकास्ट सुने हैं, बहुत सारे सीरीज देखे, हॉरर स्टोरीज देखे, मूवीज देखे, बट समथिंग लाइक दिस आई हैव नेवर हर्ड, नेवर सीन। और द वर्स्ट पार्ट इज दैट all of what I'm going to tell you is true. It is all true. And there's a person who's bearing all this, even right now. तो वो वाली कहानी जब आएगी तुम सुनना उसे और तुम्हारे खुद के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसी भी चीज़ें होती हैं. How is it even possible? But I think that's how life is, I guess. भाई मैंने वो कहानी सुनी ना, तो मैंने अगले दिन, मुझे एक लिसनर ने सुनाई, तो मैंने अपने मम्मी और भैया को सुनाई एंड दे वर लाइक भाई ऐसा होता है दुनिया में. आई सेड भाई मुझे भी नहीं पता था. सो ट्यून इन फॉर दैट स्टोरी. अभी जब वो आएगी मैं रिकॉर्ड कर लूँगी. तब तक के लिए ओके बाय एंड या टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड एवरीथिंग. बाय बाय. अच्छा हाँ, वन मोर थिंग. सो कल 5 दिसंबर था, ठीक है, और 5 दिसंबर को ही हमें स्पॉटिफाई वाले उस इवेंट में जाना था जो मैंने बताया था ना कि मुंबई में होने वाला है. मुझे ना बहुत दिल से जाना था, मतलब बहुत शिद्दत थी मुझे कि मैं जाऊँ, बिकॉज भाई दैट इज़ समथिंग यू नो लाइक एक साल में एक बार होता है वो इवेंट. तो मैंने कहा स्पॉटिफाई ऑफिस जाएंगे एंड ये एंड वो. फिर बहुत सारे लोगों ने कहा जो मुंबई के थे कि दीदी आप आओ तो बताना, विल मीट यू. मैंने कहा हाँ पक्का अगर मैं आई तो बहुत बहुत मन था, तुम सोच भी नहीं सकते हो. बट आई कुडंट गो, ऑब्वियसली एग्ज़ाम भी था और फिर ये तो कल तो कुछ अजीब भी हो गया. एंड फिर मेरे को मतलब बुरा लगा कि यार मैं क्यों नहीं जा पाई, यार जाना था, पिछले साल भी नहीं जा पाई थी. फिर सोचा कि कोई बात नहीं है, एंड दैट्स लाइफ. कभी कभी हम ना चाहते हुए भी हम ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कई बार मन मारना भी पड़ता है. एंड देन मैं पता है किस चीज़ पे मानी थी, अपने दिमाग को समझाई थी कि कोई बात नहीं है, वन डे विल डू दैट गुड कि एक दिन स्पॉटिफाई वाले खुद बुला लेंगे लाइक पर्सनली कि ठीक है भाई ऐसी कौन सी पॉडकास्ट है भाई जो इतनी चल रही है. तो दैट्स हाउ इट इज़ यू नो. मतलब मुझे लगा कि यार बुरा लगा खुद के लिए कि यार क्यों नहीं जा पाई. बट देन चलो कभी किसी और एपिसोड में पूरी बात करूँगा. आई हैव अ लॉट टू से. तो चलो ओके बाय बाय, सी यू. सो हाय गाइस, दिस इज़ योर होस्ट कम दोस्त खुशी एंड आज मुझे बस बात करनी है. आई डोंट नो ये मिड वीक होगा, क्या होगा, नहीं होगा. दिस इज़ जस्ट अ रैंडम एपिसोड वेयर आई जस्ट वांट टू टॉक. सो मतलब इट्स नॉट ऐसा एपिसोड कि आई वांट टू टॉक. अरे छोड़ो, समझ जाओगे. तो 1 मिनट कानों में प्लग्स लगा लो और मेरी बात सुनो. सो द थिंग इज़ 5 दिसंबर को हमारे वो स्पॉटिफाई वाला इवेंट होना था. एक पिछले वाले एपिसोड में मैंने थोड़ा सा बताया. सो अब मैं थोड़ा बताती हूँ और एक्स्ट्रा. तो हुआ क्या, 5 तारीख को जाना था. मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया मुंबई में इवेंट है ऐसे करके. तो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एज ऑलवेज से. बट द प्रॉब्लम विद ही इज़ ऑलवेज लाइक अरे यार ट्रैवल कौन करेगा, अरे इतना हो जाएगा, भीड़ होगी, ये होगा. मैंने 1-2 बार और कहा ऐसे ही. तो इसे यार देख ले यार, मतलब जाना है तो ये है वो है. फिर मैंने कहा इनका मूड नहीं है, तो मैंने काइंड ऑफ फिर ऐसा मन मान लिया कि ठीक है नहीं जाते हैं. फिर जब 5 तारीख आने लगी ना पास, तो लगा यार चली जाती यार. मतलब बहुत मन था यार. इट्स लाइक समथिंग दैट यू हैव अचीव्ड. तो वो जाके वहाँ पर मुझे स्पॉटिफाई के लोगों के पास जाके फ़ोटो लेना था. हाँ भाई, आई एम अ गर्ल, आई वांटेड टू डू दैट ओनली. और ऐसा भी था भाई और लोगों से मिलते और पॉडकास्टर से मिलते, यू नो, अपने जैसी सोच वाले लोगों से मिलते. तो नहीं जा पाए. तो नहीं थॉट कि यार कोई बात नहीं है, फिर अब क्या कर सकते हैं. पिछले साल भी नहीं जा पाई थी. फिर सोचा कि कोई बात नहीं, अगले साल देखेंगे, जो कि मैंने पिछले साल भी कहा था. फिर सोचा कि नहीं यार ऐसा करेंगे, देखना इस साल में कि खुद बुलाएंगे स्पॉटिफाई वाले. सो हियर द थिंग कम्स. तो अब कोई बुलाया नहीं है भाई मुझे किसी ने, मैं मुझे बता रही हूँ. तो रैप आया अपना. अरे रैप नहीं सुनाने वाली हूँ मैं तुम्हें, स्पॉटिफाई के रैप की बात कर रही हूँ. तो जब वो आया ना, रैप आया, तो मैंने देखा कि भाई हमारी जो पॉडकास्ट है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट शेयर्ड पॉडकास्ट दिस ईयर. भाई
दैट वाज सो ह्यूज एंड दैट वाज सो लाइक हैपनिंग चीज़। आई वाज सो हैप्पी दैट मैंने फिर इंस्टा पे डाला, व्हाट्सएप पे डाला कि यार देखो हमारा पॉडकास्ट इतना शेयर था एंड बहुत चला इस कुछ टाइम में ऐड के बाद से। दैट मेड मी सो हैप्पी कि चलो, मोरल ऑफ द थिंग इज़ कि व्हेन यू डू समथिंग यू लाइक यू विल गेट अप्रिशिएटेड। हाँ, टाइम लग सकता है, मुझे 5 साल लग गए हैं और स्टिल यू नो तुम ही लोग कहते हो कि दीदी जितना आप करती हो ना आपको तो उसका परसेंट भी नहीं मिल रहा है, बट आई एम हैप्पी, मोर देन हैप्पी, जितना है जितना नहीं है। मैंने एक बार कहा कि भाई ऐसे तबीयत ख़राब है एंड अ लॉट ऑफ यू जस्ट क्या हो गया दीदी, क्या हो गया दीदी, क्या बात हो गई। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव अर्नड आई गेस। पैसे से ज़्यादा ना जब लोग आपके लिए दुआएं करते हैं। अभी जब मैं बता रही हूँ ना मैं बेहोश हो गई थी तो बहुत गंदी हालत थी एंड देन व्हेन आई वेक अप माय मदर सेड कि यार बहुत दुखी हो गई थी वो। आई सेड मम्मी बहुत दुआ है भाई मेरे साथ, ऐसे थोड़ी मुझे कुछ भी हो जाओ। बोले कौन कर रहा है तेरे लिए दुआ, क्योंकि लॉट ऑफ माय फैमिली मेम्बर्स डोंट लाइक मी एंड जो है सो है। बट शी सेड कि मैंने कहा अरे क्या बात कर रही हो, इतने लोग हैं जो जब मैसेज करते हैं ना तो उनकी लास्ट लाइन मोस्टली यही रहती है दीदी गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली। तो मैंने कहा इतने लोग दुआ कर रहे हैं, कोई गालियाँ दे भी रहा है तो देने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज यू गाइज आर देयर फॉर मी, आई नो दैट। तो ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई हैव अर्न्ड, दिस इज़ व्हाट यू नो मैटर्स द मोस्ट। जब आप वो चीज़ करते हो जो आप करना चाहते हो ना तो आप उसमें पैसा भी कमाते हो बशर्ते, और आप उसमें नाम भी कमाते हो, बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट यू लव। ठीक है, अब मैं यार ज़्यादा मैं क्या आज बात नहीं हो पा रही है तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसको ना उस एपिसोड के लास्ट में ऐड कर दूँगी। दैट्स हाउ आई एम यार। किसी और दिन कंसीडरेटली बात करूँगी। अभी तो पता है मैं अपने कमरे में भी नहीं हूँ जो रिकॉर्डिंग रूम है, क्योंकि मम्मी ने बोल दिया स्ट्रिक्टली कि नहीं नीचे नहीं जाएगी तो अकेले ये है वो है। तो मैं एक और दूसरे रूम में बैठ के वहीं घर में ऊपर ही रिकॉर्ड कर रही थी। उन्होंने कहा लॉक मत करियो ये वो, तो मतलब बस मैंने कहा ठीक है, जब नीचे जाऊँगी तो अलग वाइब आती है कि हाँ ठीक है। तो जब बात करूँगी, अभी तो मिलती हूँ तुमसे किसी और एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल्सो वन मोर थिंग, सॉरी कि ना आई गॉट अ लॉट ऑफ डीएम्स। अभी रिसेंटली एक डीएम आया था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे फ़िलहाल। भाई इतने बबली लोग हैं ना, मतलब इतने प्यारे लोग हैं। तो दिस गर्ल सेंड मी अ वॉइस मैसेज, मुझे नाम याद नहीं आ रहा यार, पता नहीं। तो उसने इतना प्यारा वॉइस मैसेज भेजा 3-3.5 मिनट का, एंड आई एम अ वॉइस पर्सन, मतलब मुझे वॉइस नोट वाली पर्सन हूँ मैं। लिखा हुआ इतना पढ़ने में मुझे मज़ा नहीं आता जितना मुझे सुनने में आता है। एंड शी इज़ एग्जैक्टली माई काइंड ऑफ पर्सन। उसकी पर्सनैलिटी मेरे जैसी है। जो मुँह में आ रहा बोल रहे हैं हम। वो इतनी प्यारी सी बातें करी उसने कि दीदी आप ऐसे करते हो ऐसे करते हो। तो या आई लव वॉइस मैसेजेस। बस यही कह रही थी। ओके बाय।